हमेशा की तरह मॉर्निंग असेंबली की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ करते हैं। आज भी करते हैं। विगत 3 दिनों से लगातार सदन वर्ग 6 से जुड़े हुए बीज गणित की अवधारणा के संबंध में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा उसको संक्षेप में मैं एक बार दोहरा देता हूं। अभी तक हम लोग यही सीखा कि संख्याएं हमारे पास 2 प्रकार की होती है। एक संख्या जो अंकों में व्यक्त है उसे अचर संख्या कहते हैं, और वह संख्या जो अक्षरों में व्यक्त है उसे चर संख्या या केवल चर कहते हैं। कोई वैसा राशि जिसका मान प्रारंभ में मुझे ज्ञात हो, तब उन मान को आप अंकों का प्रयोग करके व्यक्त करते हो। लेकिन कभी कभी हमारी वास्तविक जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पर किसी राशियां का तो वर्णन होता है, लेकिन राशियां का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो प्रारंभ में ज्ञात नहीं है। इसके बावजूद भी उस राशियां के साथ गणितीय संक्रिया करनी होती है, तब हमारे पास एक ही विकल्प होता है कि उन संख्याओं को अंकों में न व्यक्त करके हम अक्षरों में व्यक्त करते हैं। इस कारण गणित की वह शाखा जहां ज्ञात और अज्ञात दोनों प्रकार की संख्याओं के बारे में, दोनों के बीच में होने वाले गणितीय संक्रियाओं के बारे में आप अध्ययन करते हो, उसी को तो हम लोग बीजगणित कहते हैं। तो अभी तक बीजगणित में क्या पढ़ा कि हमारे जीवन में ऐसा बहुत सारी परिस्थितियां आएगी जहां पर ज्ञात और अज्ञात संख्या दोनों का प्रयोग करके उस स्थिति को गणितीय रूप से व्यक्त करना होगा। अर्थात गणितीय व्यंजक क्या है यह मैं बताया। तो संख्या या संख्याओं का वह समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई हो, संख्याओं के ऐसा संग्रह को हम गणितीय व्यंजक बोलते हैं। और गणितीय व्यंजक भी 2 प्रकार के हैं, अंकगणितीय व्यंजक और बीजीय व्यंजक। अंकगणितीय व्यंजक के मतलब हुआ अचर संख्याओं का समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई हो। तो वैसे हम लोग गणितीय व्यंजक को अंकगणितीय व्यंजक बोलते हैं। लेकिन बीजीय व्यंजक यानी कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें गणित की आधारभूत संक्रिया की गई हो और जिसमें कम से कम एक चर अवश्य हो, तब ऐसे संख्या या संख्याओं के समूह को बीजीय व्यंजक कहते हैं। फिर आपके साथ क्या चर्चा हुआ? समीकरण। कल ही मैं बताया कि समीकरण क्या है। तो कोई बीजीय व्यंजक यदि ज्ञात संख्या के बराबर हो जाए, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यदि कांस्टेंट के बराबर हो जाए, तब उसे हम लोग अब क्या कहेंगे? क्या कहेंगे हम लोग? बीजीय समीकरण या केवल समीकरण कहेंगे। ओके, तो समीकरण क्या है? समीकरण में समता का कथन होता है जिसमें एक या एक से अधिक चर होते हैं। तो ऐसे भी कहें कि कोई बीजीय व्यंजक जब ज्ञात संख्या के बराबर हो जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समीकरण। अब जैसे बोलिए, मैं दिखाता हूं। कोई संख्या x में 2 से गुणा करके और 4 जोड़ने पर यह किसके बराबर हो जाता है? मान लो कि 20 के बराबर हो जाता है। यहां पर अज्ञात संख्या x में 2 से गुणा किया गया है। तो अज्ञात संख्या x में 2 से गुणा करने के बाद कौन संख्या मिला आपको? 2x। और इसके बाद उसमें क्या किया गया है? 4 जोड़ा गया। ठीक है। x का मान प्रारंभ में मालूम नहीं है, लेकिन x के 2 गुना से 4 अधिक मुझे मालूम है। x कोई संख्या जो प्रारंभ में है उसका वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन उसका दुगना से 4 अधिक मालूम है, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन। अर्थात कोई बीजीय व्यंजक जब किसी अचर संख्या के बराबर हो जाए, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय समीकरण। तो बीजीय समीकरण में क्या देख रहे हो?
कि यह इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, और इधर जो है सो LHS बोलेंगे इस साइड को, और इस साइड को क्या बोलेंगे, RHS। LHS में क्या है, व्हाट इज दिस, x 2 और 4 के बीच में गणितीय, x 2 और 4 के बीच में एक खास प्रकार के गणितीय संक्रिया करके 2x + 4 को प्राप्त किया गया है, इसलिए क्या हो गया है, बीजीय व्यंजक। और यह बीजीय व्यंजक किसके बराबर है, किसके बराबर है, अर्थात कोई बीजीय व्यंजक कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो समीकरण कहते हैं। और इस समीकरण का हल करना मतलब क्या हुआ, इस अज्ञात संख्या को मालूम करना कि किस ज्ञात संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर इस समीकरण का हल खोजना माने इस अज्ञात संख्या के मान को पता करना, इस चर के मान को पता करना जिस चर के दुगने से 4 अधिक 20 हो जाता है। ओके, तो समीकरणों का हल करना मतलब समीकरण में आए हुए चर के मान को ज्ञात करना। ठीक है, तो किसी समीकरण का हल करना के मतलब क्या होगा, बोलो, किसी समीकरण का हल करना इंप्लाइज दैट, क्या हुआ, समीकरण में आए हुए चर के मान को ज्ञात करना। और चर क्या है, प्रारंभ में अज्ञात है। समीकरण में आए हुए आया हुआ चर का मान मालूम करना, ज्ञात करना, फाइंड आउट। To solve the equation means to find the value of the variable for which equation becomes satisfied. Okay? अर्थात चर का वह मान जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाए, तो चर का वह मान समीकरण का हल कहलाता। यह LHS में जो व्यंजक है वो अज्ञात है, लेकिन RHS में जो व्यंजक है वो ज्ञात है। इधर बीजीय व्यंजक है, यह अंगगणितीय व्यंजक है। एक संख्या भी व्यंजक कहलाती है, या संख्याओं का समूह जब संक्रिया कर दी गई हो वो भी व्यंजक कहलाती है। तब x का वह मान जिसके लिए समीकरण का LHS का जो वैल्यू है वो RHS के बराबर हो जाए, तो x का वह मान दिया हुआ समीकरण का हल कहलाता है। ओके, चलिए इसको मिटाया जाए, प्लीज कम ऑन, मिटा दो। चलो खाली छोड़ देना, वही छोड़ दो। अब चलिए मैं वो दो, फिर से मैं एक बार समझाता हूं आपको। पहले बताइए कि लेफ्ट हैंड साइड में किन संख्याओं के बीच में गणित की संक्रिया की गई है, कौन कौन है, जो हाँ बोलो, 2 है, 4, 1, वेरी फाइन, जिसमें एक चर है और 2 क्या है, चलिए, तो आपने 20 तक पहुंचने के लिए बताइए कि सबसे पहले किस संख्या से कौन सी संक्रिया की गई है। हाँ, सबसे पहले इधर चलोगे ना, आपकी यात्रा यहाँ से शुरू हुई है, तो फर्स्ट में आपकी यात्रा में क्या हुआ, 1 में 2 से क्या किए, और फिर क्या किए, और 4 जोड़े, तो कहाँ पहुंच गए आप। तो व्हाट यू हैव डन अमॉन्ग x 2 and 4, तो फर्स्ट you have done multiplications between x and 2, then you have done addition, माने you have added 4 to 2 times x। तो पहले क्या किया बोलिए, फर्स्ट पहले x में 2 से क्या किया, फर्स्ट चरण में, सेकेंड चरण में क्या किया, फिर इस गुणनफल को, तो गुणनफल क्या है बोलो, 2x, इसमें क्या जोड़ा, और 4 जोड़ा, तो कहां पहुंच गया, यस। तो समीकरण के मतलब हुआ अंडू करना,
यानी कि प्रारंभ में 20 तक पहुंचने के लिए जो 102 और 4 के बीच में क्रिया किए हैं, अब अंडू करना है। मतलब 20 से आपकी यात्रा शुरू होगी और कहां पर पहुंचेंगे? X पर। यस, क्लियर? तो चलिए अब देखिए जरा, बहुत क्लियर बात है। 5 में 2 से गुना करके हम 10 तक पहुंचते हैं। 5 में 2 से गुना करके 10 तक पहुंचते हैं, तो फिर हम अब पीछे की ओर लौटेंगे। और कहां से? 10 से। तो 10 में हम क्या करके हम 2 तक पहुंचेंगे? 10 में 2 से भाग करके। 10 में 2 से भाग। वेरी फाइन, बहुत अच्छा। अब चलिए फिर देखिए, 10 में हम 3 को जोड़ करके 13 तक पहुंचते हैं। तो 13 में हम क्या करेंगे कि हमको 10 तक पहुंचना है, उसी रास्ता से लौटना है। 3 बढ़े थे तो 3 यस। तो आपकी यात्रा 1 में 2 से गुना करके फिर 4 जोड़ करके आप 20 तक पहुंचे हैं। तो इस समीकरण का हल करना माना हुआ अंडू करना। यानी कि 102 और 4 के बीच में जो क्रिया जिस दिशा में किए हैं उसके बैक दिशा में लौट करके X तक पहुंचिए, तब पता चलेगा कि X वह कौन सा मान है। तो बिगिनिंग में X अज्ञात है, अब हमें X को ज्ञात करना है। 21 अचर के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? 20 में पहले क्या करेंगे? फर्स्ट चरण में बोलो 4 घटाएंगे। 20 में हम क्या करेंगे? 4 घटाएंगे। 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 16। तो इसको लिखेंगे ऐसा, देखो जरा, कि x मल्टीप्लाइड बाई या 2 टाइम या x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 अगर 20 हो गया तो अब बैक होंगे। तो पहला स्टेप में क्या करेंगे? x मल्टीप्लाइड बाई 2 को प्राप्त करने के लिए a पहुंचना है। तो 20 से x मल्टीप्लाइड बाई 2 तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे हम लोग? यस। तो इधर हम लोग 20 में क्या कर दिए हम लोग? तो अब 20 में से 4 पीछे क्या हो गया? अब x में 2 से मल्टीप्लाइड करके आप 16 तक पहुंचे हैं। तो x का में 2 से गुना करके 16 तक पहुंचे हैं। तो 16 में 2 से भाग करके 1 तक पहुंचेंगे। या 16 में 2 से भाग करके दैट इज x बराबर क्या हो जाएगा? 16। ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि a बटा b और a भागा b यह फ्रैक्शंस जो है, और a भागा b का क्वोशेंट क्या होगा? a अपॉन b। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 अठे 16। अब यहाँ पर x का मान क्या हो गया? 8। तो यह प्रारंभ में x अज्ञात था, अब किस ज्ञात के बराबर हो गया? 8 के बराबर। अर्थात इस चर x का मान 8 हो गया, जिसके लिए अब LHS में देखिए जरा, LHS में आपका कौन सा एक्सप्रेशन है? 2x प्लस क्या है? 4। और x का मान कितना आप लिए हैं? 8। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 और प्लस 4 दैट इज 16 प्लस 4 दैट इज क्या हो गया? 20। यानी कि इसका जो LHS है x बराबर 8 के लिए इसका LHS क्या हो जा रहा है? RHS के बराबर हो जा रहा है। इसलिए x बराबर 8 दिया हुआ समीकरण का हल। नहीं समझा? अब मिटाओ। तो समीकरणों का हल करना माने अंडू करना ना, उल्टा वापस लाना। जो व्यंजक जिस दिशा में आप प्राप्त किए थे जौन संक्रिया करके गुना करके अगर आगे बढ़े होंगे तो भाग करके पीछे आना है, योग करके आगे बढ़े होंगे तो घटाव करके पीछे आना है, घटाव करके आगे बढ़े होंगे तो घटाव करके तो आगे बढ़ा ही नहीं जा सकता है। चलो हम डालो। अभी सिंपल इक्वेशन रखेंगे ना, और फिर इसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। चलिए, कोई संख्या y में 2 से भाग करके, इसलिए हम पहले दिखा दे रहे हैं, जब भी चलेंगे तो प्रारंभ में y में 2 से भाग करके और 20 जोड़ने के बाद कितना हो गया है? 100 हो गया है। तो y का क्या मान होगा? अब इस समीकरण है, देखो जरा, आप 100 तक कैसे पहुंचे हैं? y में 2 से भाग किए, भागफल में 20 को जोड़े और 100 तक पहुंचे। तो y तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? 100 में पहले क्या करना होगा? 20 घटाना, और फिर उसमें क्या करना होगा? गुना करना। और फिर क्या हो जाएगा वैल्यू? 2। यस, आओ तो इसको अंडू करो। अंडू कर मतलब रिवर्स प्रोसेस में आना। पहले हम लोग क्या किए थे? y में 2 से भाग किए,
20 जोड़े 100 तक पहुंचे, 100 से 20 कब आएंगे तो वाई में 2 से भाग करने का जो रिजल्ट है, और वाई में 2 भाग से हुआ है तो 2 से क्या करेंगे हम लोग? यस, यानी कि अगर गुणा करके आगे बढ़े होंगे तो भाग करके लौटेंगे, योग करके आगे बढ़े होंगे तो घटाव करके लौटेंगे, घटाव करके आगे बढ़े होंगे तो योग करके लौटेंगे। बस इतना ही तरीका है। अर्थात यहाँ पर अंडू करना है। पहले आप डू किए थे, डू के मतलब हो कि वाई में 2 से भाग किए, फिर 20 जोड़े 100 प्राप्त किए। अब उल्टा चलना है ना, ठीक है। आइए फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप कौन बनाएगा? आ जाओ, सब कोई समझो। वेरीफाई। अच्छा, आपका यह y का वैल्यू 160 आया, इस समीकरण का हल है, तो इसका जांच करेंगे ना। तो जांच के लिए क्या होगा? y के मान को y के जगह आप प्रतिस्थापित करके LHS के वैल्यू को ज्ञात करेंगे, और वह y के उस वैल्यू के लिए अगर y बराबर 160 के लिए अगर LHS 100 के बराबर हो जाता है, उसी स्थिति में कह सकते हैं कि y बराबर 160 इस समीकरण का हल है। इसे जांच करके भी दिखाएंगे। तो जांच के लिए आपको LHS में जो एक्सप्रेशंस है उसमें पुट करके देखें। चलो, तो क्रिया किधर से होगी? इधर से ना। चलो, सौ तो किसके बराबर हो गया? 100 RHS के बराबर लिख दे, बराबर RHS। इसलिए y बराबर का होगा, लिख दो। इसलिए y बराबर 160 दिया हुआ समीकरण का हल है। चलो छोड़ दो, बाद में लिखना। 160 समीकरण का हल है। चलो, अब बहुत समझ गया ना। तो समीकरण में आपको क्या करना है? x में जो क्रिया करके आप ज्ञात तक पहुंचे होंगे, उस ज्ञात से फिर लौट करके उस x तक पहुंचना है। यानी किसी अज्ञात के ऊपर गणितीय संक्रिया करके ज्ञात कर दिया गया हो, तब इस चरों पर जो इस प्रकार का प्रतिबंध है उसी को तो समीकरण कहते हैं। चलो बिठाओ। अब एक आप लोग समझ गए ना। अब कोई संख्या हम दे रहे हैं, तो कोई संख्या अज्ञात है, लेकिन अज्ञात संख्या के ऊपर जब गणितीय संक्रिया की जाती है तो ज्ञात हो जाता है। तब उस परिस्थिति में अज्ञात को निकालना है। सपोज दैट जेड में हमने 30 घटा करके और फिर इसमें 2 से गुणा करके और फिर इसमें 20 जोड़ा, तो मुझे प्राप्त हो गया 80। तब यहां पर बताइए कि जेड का मान क्या होगा? जेड अज्ञात है, लेकिन जेड में 30 घटा करके 2 से गुना करके फिर 20 जोड़ते हैं तो वह ज्ञात हो जाता है। तब जेड को आपको मालूम करना है। कौन मालूम करेगा? चलो पीछे की ओर चलो, आओ सर। इसे फर्स्ट स्टेप इंप्लाइज दैट लगाया करो, बराबर ना। आपको अंडू करना है। जेड में 30 घटाए, फिर उसको 2 से गुना किए, फिर उसमें 20 जोड़े तो 80 तक पहुंचे। तो 80 से बैक होने के लिए क्या करना होगा हमको? क्या करना होगा? घटाना होगा, फिर 2 गुना करना होगा, भाग करना होगा, भाग करना होगा, और फिर भागफल में 30 को क्या करना होगा? यस, ये तरीका हुआ अंडू का। अच्छा, ज्ञात संख्याओं में जब ज्ञात संख्या को जोड़ते हैं तो योगफल में क्या होता है? अज्ञात होगा, ज्ञात होगा।
ज्ञात संख्या में ज्ञात संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल क्या होगा? ज्ञात संख्या में ज्ञात संख्या से गुना करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? ज्ञात संख्या में ज्ञात संख्या से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? यस बरो। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ज्ञात संख्याओं में ज्ञात संख्या के बीच संक्रिया करें। फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान देना, ज्ञात संख्या में जब ज्ञात संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल ज्ञात होगा क्या? ज्ञात। ज्ञात संख्या में ज्ञात संख्या को घटाएंगे तो घटावफल क्या होगा? ज्ञात संख्या में ज्ञात संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल भी क्या होगा? और ज्ञात संख्या में ज्ञात संख्या से भाग देंगे तो भागफल भी क्या होगा? ज्ञात, है ना? चलो सही है ना? अब इसका जांच करना है। एलएचएस एक्सप्रेशन में लिखो। अब एलएचएस में z बराबर 60 को रख करके यह वैल्यू देखो ये 80 के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो जहां पहले z है वहां सब्स्टिट्यूट करो, क्योंकि यहाँ पर अज्ञात में, यहाँ अज्ञात में ज्ञात को घटाया गया था। अब तो दोनों ज्ञात हो गया। जब दोनों ज्ञात हो गया तो उसके बदला में सिंगल नंबर लिख सकते हैं। जब ज्ञात और अज्ञात संख्याओं के बीच गणितीय संक्रिया की जाती है तो वहां पर सिंगल नंबर आप लिख नहीं पाते हैं, लेकिन ज्ञात और ज्ञात के बीच में कोई भी संक्रिया होगी तो वहां पर सिंगल नंबर आप लिख सकते हैं। बराबर? ये किसके बराबर हो गया? एक बराबर बराबर किसके हो गया? आरएचएस लिखो। आरएचएस है ना, समीकरण के दो पक्ष हो गए ना, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड। ओके, इसलिए लिख दो। इसलिए z बराबर 80। देखो गणित में सिंबल का यूज करो, गणित संकेतों पर टिका हुआ है, इसलिए कि यह साइन लगाओ। गणित में आप संकेत में ही हर चीज को व्यक्त करने की तरीका है ना। ओके, समीकरण का हल है वेरीफाई। चलो जी, अब मैं तुम्हारा किताब का कहूं, उलट पलट के रख देती हो इधर ना। अब खोजते हम रहे हैं। एक बात देंगे कि समीकरण में चरों का कुछ खास ही मान होते हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या यह समीकरण है x + 1 अगर 10 से बड़ा है तो क्या यह समीकरण है? यह समीकरण नहीं है। समीकरण में बराबरी का संबंध रहेगा और यहाँ पर x का ऐसे अनंत मान है जिसके लिए यह इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होता है। इसलिए समीकरण में इक्वालिटी का साइन होना चाहिए। जहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन है वह समीका है, समीकरण नहीं। समझ नहीं समझ रहे हो? असमीका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? असमीका है, ये समीकरण नहीं है। ओके, और यहाँ पर x का इनफाइनाइट वैल्यू होंगे जिसके लिए यह साइन ऑफ इक्वालिटी होल्ड करेगा। चलिए मैं एक और इक्वेशन दे रहा हूं, तो और इक्वेशन में आप बार बार हल में क्या कर रहे हो? अंडू कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पहले आप लोग बीजीय व्यंजक को प्राप्त करने के लिए संख्याओं के बीच में क्रिया करके आप बीजीय व्यंजक प्राप्त करते थे, और वह बीजीय व्यंजक जब कांस्टेंट के बराबर होता है तो अज्ञात तक पहुंचने के लिए आप उल्टी दिशा में चलते हैं। ओके, कोई संख्या x के 5 गुने में x के 5 गुने में 5 से भाग करते हैं और फिर उसमें हम 40 को जोड़ते हैं तो मुझे ये लंबा हो जाएगा। देखिए तुम लोग इक्वेशन छोटा छोटा, चलो आओ देखो, मैं एक संख्या हूं। देखो मैं एक संख्या हूं, लेकिन मैं कौन सी संख्या हूं ये मैं नहीं बताऊंगा। मैं एक संख्या हूं लेकिन मैं ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम पर कुछ गणितीय संक्रिया होती है तो अंतिम में संक्रिया का जो रिजल्ट है वो मैं बता सकता हूं। तो मैं एक संख्या हूं, यदि मुझ में 11 घटाओ, यदि मुझ में
11 घटाओ तो तुम क्या पाओगे? 11 पाओगे। तो बताओ कि मैं एक संख्या कौन हूं? ठीक है, बहुत आसान चीज है। मैं एक ऐसी संख्या हूं, यानी कौन सी संख्या मुझे पता, लेकिन मुझ में 11 घट जाता है तो मैं नोन हो जाता हूं। मैं अनोन हूं, आई एम अनोन, लेकिन 11 घटाओगे तो हम क्या हो जाएंगे? नोन। और तुम्हारा वैल्यू क्या होगा उस समय? 11। तो मैं एक संख्या हूं, तो किसी संख्या में 11 घटाने पर कौन सी व्यंजक प्राप्त करोगे? और वह व्यंजक किसके बराबर है? किसके बराबर है? हाँ, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या व्यंजक प्राप्त करना है? किसी संख्या से 11 कम। तो कोई संख्या हो और उसे 11 कम को कैसे लिखेंगे आप? क्योंकि कोई संख्या है और कोई संख्या 20 होता तो 11 कम क्या होता? 20 माइनस 11। कोई संख्या 30 होता तो 11 कम क्या होता? 30 माइनस 11। लेकिन प्रारंभ में कौन सी संख्या है मुझे मालूम नहीं है वैल्यू। तब किसी अज्ञात संख्या से 11 कम को आपको दिखाना है और वह कितने के बराबर है? 11 के बराबर है। तो संख्या को बतानी है। कौन बताएगा? आइए। तो सबसे पहले आप कौन सी संख्या आप बताएंगे नहीं, तो जब अपना वैल्यू को नहीं बताएंगे तब आप कैसे बताएंगे? या तो आप एक्स वाई जेड अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से आपको डिनोट किया जाएगा, क्योंकि आपका वैल्यू मालूम नहीं है। इसलिए हाँ, इसलिए पहले मान लो आप मैं कौन हूँ। हाँ, मान लो कि मैं वाई हूँ, लिख दो। मैं कौन हूँ? मैं वाई हूँ, मैं एक्स हूँ, मैं ए बी सी डी कुछ भी हूँ, लेकिन अंकों में मैं व्यक्त नहीं हूँ। इसलिए तुम्हारा मेरा कौन सी वैल्यू है नहीं बता सकते हो, लेकिन मेरा कोई वैल्यू जरूर होगा। अब क्या बोल रहा है? वेरीफाई। यानी कि अब चलिए क्लियर हो गया। यानी कि अज्ञात में 11 घटाने पर 11 प्राप्त होता है, तो आपको अंडू करना है। नहीं समझ रहे हो? 11 जो है y से 11 कम, हम नहीं जानते हैं। y मैं हूं, मुझसे 11 कम 11 हो जाता है, तो उस 11 से क्या करना होगा हमें? 11 आगे बढ़ करके हम पता कर लेंगे। वेरीफाई, ताली बजा दो। और देखिए दूसरा सवाल देखें। हाँ चले, मैं एक संख्या हूं, मुझ में 4 से अगर भाग दोगे ना, मैं कौन हूं पता नहीं है, लेकिन 4 से हमें भाग दोगे ना तो भागफल पता है। तो मैं एक संख्या हूं, मुझ में 4 से भाग दोगे तो कितना आता है? बोलो 12। तो बताओ कि मैं कौन संख्या हूं? कौन बताएगा? मैं एक संख्या हूं, मुझ में 4 से भाग करते हो तो क्या बन जाता है? 12। तो मैं कौन हूं? कौन बताएगा? और कौन बताएगा? एनी वन ऑफ यू? आप लोग भी बताओगी? आ जाओ। तो मैं एक संख्या हूं, मुझ में 4 से भाग करोगे तो मैं कितना बन जाता हूं? 12। यानी कि मैं प्रारंभ में अज्ञात हूं, लेकिन मुझ में 4 से भाग करने के बाद भागफल क्या होता है? ज्ञात हो जाता है। तब मैं कौन हूं? अर्थात यहां पर समीकरण को लिखना है, फिर समीकरण में आए हुए चर का मान को पता करना है। ऐसे मैं कौन हूं उसको तो लिखना होगा ना। ठीक है, आप अंकों में व्यक्त ना करें तो अक्षरों में तो व्यक्त करना ही होगा। चलो अब व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी फाइन। यानी कि एक्स में 4 से भाग करके कहां तक पहुंचते हैं? एक्स मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें 4 से भाग करने के बाद पता है। तब वहां पर जहां तक पहुंचे हैं वो भी पता है, एक्स में कौन सी क्रिया की है ये भी पता है। तो आपको एक्स तक पहुंचना है, अर्थात उन दो ज्ञात संख्याओं के बीच में कौन सी संक्रिया करेंगे। वेरी फाइन, ताली बजा दीजिए। चलिए मैं एक और क्वेश्चन देता हूं। मेरे वर्ग में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का दुगने से 10 अधिक। मेरे वर्ग में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के दुगने से 10 अधिक क्या है? दुगने से 10 अधिक यदि 100 है, क्या
तो मेरे विद्यार्थी, मेरे क्लास में कितने विद्यार्थी होंगे, कौन बनाएगा? मेरे क्लास में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के दुगने से 10 अधिक यदि 100 है ना, तो मेरे क्लास में कितने विद्यार्थी रहे होंगे, कौन बताएगा? आ जाओ। इतना दिनों से कहाँ थी, तो कहीं नहीं फोन की थी, दवा लेके आते। आजा, ठीक है, आगे से चेक करना ना, तुम्हारा तबीयत खराब होगा तुमको फोन करना। क्लास में बने रहो। मैं क्या कहा? मेरे क्लास में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या के दुगने से 10 अधिक यदि 100 है, तो मेरे क्लास में कितने विद्यार्थी उपस्थित है? यानी मेरे क्लास में विद्यार्थी के 2 से गुना करके फिर 10 से जोड़ते हैं, इस तरीका से 100 तक पहुंचते हैं। तो 100 से वापस मेरे विद्यार्थियों की जो संख्या प्रारंभ में अज्ञात है वहां तक पहुंच करके ज्ञात करना है। अभी कहा, तो सिंगल नंबर बनाओ। ओके, बता दो तो मेरे क्लास में कितने विद्यार्थी थे? तो आज के इस गणित के सदन में समीकरणों का हल करने के बारे में सीखा, और समीकरणों के हल करते समय हम कौन सी क्रिया करते हैं यह सीखा। तो बीजीय व्यंजक को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया करते हैं वह बीजीय व्यंजक जब कांस्टेंट के बराबर हो जाए तो अज्ञात तक पहुंचने के लिए उसको उल्टी क्रिया कहते हैं। इसी को करना कहता है कि अनडू करना। पहले डू करते हैं, फिर डू करना के मतलब कि आगे की ओर बढ़ना, अब अनडू करना मतलब कि जहाँ से आपका यात्रा शुरू हुई थी और जहाँ पर अंत की है, फिर अंत यात्रा से शुरुआत के स्थिति में पहुँचना। तो आज समीकरणों के हल करना सीखा, हल के जांच करना सीखा, और समीकरणों के हल करने से मेरा क्या आशय है यह भी सीखा। अर्थात किसी समीकरण में आए हुए चर का वह मान ज्ञात करना जिसके लिए समीकरण का दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो चरों के यह खास मान समीकरण का क्या कहलाते हैं? हल कहलाते हैं। आज यहीं पर इतना ही बात के साथ संसद को स्थगित करते हैं। फिर अगले सदन में लगातार हम बीजगणित से जुड़ी हुई अवधारणाओं के बारे में हम लोग सीखेंगे।